अब देखिए लास्ट में आपके पास एक क्वेश्चन है एंड दिस इज बेस्ड ऑन द लिवरेज बायआउट और द मैनेजमेंट बायआउट। व्हाट इज लिवरेज और मैनेजमेंट बायआउट? कि जब हम वहां पर किसी कंपनी को खरीद रहे हैं उसकी मैनेजमेंट ही उसको खरीद लेती है एंड यूजिंग द लिवरेज। समझ पा रहे हैं किसको यूज कर रहे हैं? लिवरेज को यूज कर रहे हैं, लोन को यूज कर रहे हैं, डेप्ट को यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ टेक ओवर। ठीक है, तो वहां पर एक क्वेश्चन है एंड दिस इज योर आरटीपी क्वेश्चन। एग्जाम में अभी तक नहीं आया बट कभी भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है इसका कुछ पार्ट आपसे पूछ लें, हो सकता है पूरा क्वेश्चन आपसे पूछे, तो इसलिए अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक एग्जाम में नहीं आया एंड दिस इज ओनली द पार्ट ऑफ योर आरटीपी। ठीक है, तो एक बार करते हैं, अच्छे से डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 21 और आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। काफ़ी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर टेस्ट की है। ठीक है, तो देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 21, पर्सनल कंप्यूटर डिवीजन ऑफ डिस्ट्रेस लिमिटेड, a computer hardware manufacturing company has started facing the financial difficulties for the last 2 to 3 years. ठीक है, तो they are facing the financial difficulties. The management of the division headed by the Mr. Smith is interested in the buyout on 1st April 2013. समझ पा रहे हैं? तो वो मैनेजमेंट का ही पार्ट है, दिस इज हेडेड बाय मिस्टर स्मिथ, और वही कंपनी को क्या कर लेगा? टेक ओवर कर लेगा यूजिंग द डेप्ट, यूजिंग द लिवरेज। ठीक है, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिवरेज बायआउट और द मैनेजमेंट बायआउट, कि मैनेजमेंट खुद ही कंपनी को क्या कर रही है? टेक ओवर कर रही है एंड यूजिंग द डेप्ट। वो किसको यूज कर रहे हैं? डेप्ट को यूज कर रहे हैं। इज इंटरेस्टेड इन द बायआउट ऑन 1st April 2013। However, to make this buyout successful, there is an urgent need to attract substantial funds from the venture capitalists. So definitely they are taking the funds from the venture capitalists to buy out that particular company. और ये कॉमनली मार्केट में ये सब होता है। ठीक है, कॉमनली मार्केट में ये सब चीजें चलती हैं। Venture capital, a European venture capitalist firm, has shown his interest to finance the proposed buyout. Distress Limited is interested to sell the division for 180 crores. तो कितने में बेचने में तैयार हैं? 180 crores. And Mr. Smith is of the opinion that additional amount of 80 crores shall be required to make this division viable. समझ पा रहे हैं? 85 crores और चाहिए। द एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल पैटर्न शैल बी एज फॉलोज। तो मैनेजमेंट के पास आपके पास 60 करोड़ का है, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कितना है? 22.5 करोड़, एंड वी हैव 9% डिबेंचर्स विल अट्रैक्ट वारंट ऑफ 100 ईच, 8% लोन, एंड टोटल आपके पास कितनी है? 265। The warrants are exercised anytime after 4 years from now for 10 equity shares at the rate of 120 per शेयर। तो उन्होंने बता दिया कि वहां पर दिस इज फॉर 10 इक्विटी शेयर्स और कितने में? 120 पर शेयर। तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट का पार्ट है। साथ में लोन भी दे रखा है उन्होंने। द लोन इज रिपेबल इन वन गो एट द एंड ऑफ 8th ईयर। तो वहां पर लोन की रिपेमेंट कब होगी? दिस इज इन द वन गो एट द एंड ऑफ 8th ईयर। द डिबेंचर्स आर रिपेबल इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, तो ये जो डिबेंचर्स हैं दे आर रिपेबल इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कंसिस्टिंग ऑफ बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट ओवर द पीरियड ऑफ 6 years। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पार्ट आपके पास आ गया, वी नीड टू कैलकुलेट द इंस्टॉलमेंट अमाउंट। इंस्टॉलमेंट निकालनी हमें वहां पर पड़ेगी और साथ में हमें उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को बाइफिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, मिस्टर स्मिथ is of the view that the proposed dividend shall not be kept more than 12.5% of the distributable profit for the first 4 years। तो वहां पर उन्होंने प्रपोज किया, इन व्यू दैट द प्रपोज डिविडेंड शेल नॉट बी केप्ट मोर देन 12.5%। तो आपका डिविडेंड कितना हो जाएगा? 12.5% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स फॉर द फर्स्ट 4 years। द फोरकास्टेड इबिट फ्रॉम द प्रपोज बाउट आर एज फॉलोज। तो इबिट आपको दे दिया 13, 14, 14, 15, 15, 16 एंड 16, 17। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 35% एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट शैल रिमेन अनचेंज एट लीस्ट फॉर 5 to 6 years। तो टैक्स रेट आपको दे दिया है। In order to attract venture capital, Mr. Smith stated that book value of equities shall be increased by 20% during the above 4 years। तो अट्रैक्ट करने के लिए उसने बता दिया कि बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी विल इंक्रीज बाय 20% ड्यूरिंग द अबव 4 years। Although venture capitalists has shown their interest in the investment but are doubtful about the projections of growth in the value as per the projections of Mr. But उसको डाउट है वहां पर कि ये 20% से ग्रो करेगा या नहीं करेगा। फर्दर वेंचर कैपिटलिस्ट ऑल्सो डिमांडेड दैट वारंट शैल बी कन्वर्टेड इन 18 शेयर्स। तो अभी वैसे कितने में थे?
10 थे, बट वहां पर वो कितना मांग रहा है, 18 शेयर्स इंस्टेड ऑफ 10 एज प्रपोज बाय द मिस्टर स्मिथ। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है वो देखिए। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन वेदर नॉट द बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अप बाय द 20% पर ईयर। तो हमें किस पे फोकस करना है, क्या बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी 20% से ग्रो करनी है नहीं करनी है, हमें प्रूव करके दिखाना है कि वो 20% से ज्यादा ग्रो कर रही है। तो कितना कर रही है वो बता देंगे। फर्दर, if you have been appointed by Mr. Smith as an advisor, then whether you should suggest to accept the demand of the venture capitalist of 18 shares instead of 10 or not। तो वो लास्ट में हम बता देंगे कि वहां पर आपके पास जो आपका कंट्रोल है वहां पर है या नहीं। अगर आप कंट्रोल लूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम वहां पर इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो एकदम क्लैरिटी से क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक एक चीज पे काम करते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट में इंस्टॉलमेंट ही निकाल लो, समझ पा रहे हो, उसकी जरूरत पड़ेगी हमें कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट में, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूएबल प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना होगा, फिर वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी होगी, एंड देन हमें बताना पड़ेगा क्या वो 20% से ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। तो बहुत अच्छा वेल ड्राफ्टेड क्वेश्चन है, एक एक चीज यहां पर हमें काम की है, किसी भी क्वेश्चन में वो कैलकुलेशन हमें काम आ सकती है। ठीक है, तो देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 21, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि कभी भी एग्जाम में आ जाएगा, कुछ पार्ट ही आ जाए चाहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। ठीक है, तो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, एंड दिस इज कैलकुलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब देखो, इंस्टॉलमेंट हमें निकालना है, एंड दिस इज इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेटेड, मतलब आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हर साल क्या रहेगा, सेम रहेगा, एंड इंस्टॉलमेंट अमाउंट इंक्लूड्स प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बोथ। और उन्होंने क्वेश्चन में भी क्लैरिटी दी है इस पॉइंट पे, इट इंक्लूड्स बोथ कंसिस्टिंग ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट ओवर द पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो कितने का लोन है आपका, कितने का लोन है, जल्दी से चेक करो। दिस इज द लोन इज रिपेबल इन वन गो, द डिबेंचर्स आर रिपेबल इन इक्वल। तो डिबेंचर्स आपके कितने के हैं, 22.50 करोड़। तो अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स 22.50 करोड़। इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है आपके पास, 9% पर एनम, एंड टाइम पीरियड कितना है आपके पास, 6 ईयर्स। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट, समझ लेते हैं एक बार। 6 साल हैं, एंड अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स कितना है, 22.5, इंटरेस्ट रेट इज 9%। तो बेसिकली यहां पर जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो। याद रखना, यहां पर जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो। पहले भी हमने डिस्कस किया था, यहां पर भी दोबारा डिस्कस कर रहा हूं, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो। तो यहां पर हम क्या चाह रहे हैं बेसिकली, कि ये 22.50 रिकवर हो जाए, साथ में इंटरेस्ट रिकवर हो जाए। तो हर साल इक्वली कितना अमाउंट में चार्ज करूं कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी रिकवर हो जाए, 22.50 करोड़ भी रिकवर हो जाए, और साथ में 9% का मुझे क्या मिल जाए, इंटरेस्ट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो, एंड दिस इज द इक्वेटेड। इक्वेटेड क्यों, हर साल इक्वल अमाउंट हम उससे चार्ज करना चाहेंगे कि ये जो 22.50 करोड़ है ये मेरा रिकवर हो जाए, साथ में मेरा 9% का इंटरेस्ट भी क्या हो जाए, रिकवर हो जाए। तो x को हम प्रेजेंट वैल्यू करेंगे किससे, 9% से, दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये आपके पास क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x को कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, प्रेजेंट वैल्यू इनटू फैक्टर एट द रेट ऑफ 9% फॉर 6 years, and this is equal to 22.50 crores. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो। तो ये बैंक के लिए हर साल इनफ्लो है, और ये आपके लिए देख लीजिए आउटफ्लो है, देख लीजिए
तो अगर आज वो 22.5 करोड़ के डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, वहां पर लोन ले रहे हैं 22.5 करोड़ का, तो हर साल उसको इक्वली पे करना है, विद इंटरेस्ट पे करना है, तो प्रिंसिपल भी पे करना है और इंटरेस्ट भी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बन गई, x इक्वल टू, x इज बेसिकली इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट, और ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा अपना इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट का, दिस इज अमाउंट ऑफ लोन डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एंट्री फैक्टर एट द रेट ऑफ r% फॉर n ईयर्स। इसको बॉक्स में कर देना, काम की चीज है, हमें काम आएगा, कहीं जगह काम आएगा ये। दिस इज योर इक्विटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट। ये आर का मतलब पता क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, भूलना मत। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट वी डोंट रिक्वायर डिस्काउंटेड, वी रिक्वायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि जो रिपेमेंट करना है विद इंटरेस्ट करना है, वो डिस्काउंट रेट से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो वी नीड द इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डिस्काउंटेड, एंड दैट्स व्हाई फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट वी आर यूजिंग द इंटरेस्ट, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ लोन डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एंड डी फैक्टर एट द रेट ऑफ r% फॉर n ईयर्स। तो अपने क्वेश्चन में 22.50 करोड़ डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एंटी फैक्टर एट द रेट ऑफ 9% फॉर 6 ईयर्स। तो व्हाट इज योर अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, निकाल देंगे सर। तो इसका एन्युटी निकाल लेते हैं। 1.09 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 GT, तो कितना आ गया 4.486 कर देंगे, ठीक है। तो 22.50 करोड़ डिवाइड बाय 4.486, तो हाउ मच इज 22.5 डिवाइड बाय 4.486, एंड दिस इज 5.0156 करोड़ पर एनम। तो हर साल आपको कितनी इंस्टॉलमेंट देनी है, 5.0156 करोड़ पर एनम, और इट इंक्लूड्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो वी नीड टू बाइफिकेट, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बाइफिकेट, क्योंकि प्रिंसिपल तो आपके पास कैपिटल पेमेंट है एंड इंटरेस्ट इज द कॉस्ट। तो वी नीड टू बाइफिकेट, और उसके लिए मुझे बाइफिकेशन टेबल बनाना पड़ेगा, जो आपने इंटर में, वहां पर फाइनल के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हर जगह आपने वो कैलकुलेशन की है, तो यहां पर भी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो दिस इज योर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ईयर। तो हमें तो 4 साल का ही चाहिए, क्योंकि 4 साल का ही डेटा है हमारे पास, 6 साल तक की कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। तो 4 साल की कैलकुलेशन कर लो। हैव ईयर 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9%, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल एंड क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है, और फिर हम प्रिंसिपल और क्लोजिंग बैलेंस हम कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस इज 22.50 करोड़ रुपीस करोड़। तो 9% का इंटरेस्ट लगेगा किस पे, 22.5। इंस्टॉलमेंट तो सब सेम होंगी, वो तो डिफरेंस नहीं हो सकता है। दिस इज 5.0156, 5.0156, 5.0156, 5.0156 and 5.0156, दिस इज योर इंस्टॉलमेंट। कर देंगे सर 22.5 इंटू 9%, तो दिस इज 2.025। तो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है, ये मेरा इंटरेस्ट है, मुझे ओपनिंग बैलेंस देना है, इंटरेस्ट देना है, और ये मैंने इंस्टॉलमेंट वहां पर क्या कर रहा हूं, पे कर रहा हूं। तो प्रिंसिपल पार्ट बताओ, तो इंस्टॉलमेंट इज दिस सी, प्रिंसिपल पार्ट कितना होगा इंस्टॉलमेंट में से, अगर इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा तो क्या जाएगा प्रिंसिपल, तो दिस इज सी माइनस बी, सी माइनस बी कितना हो जाएगा 5.0156 minus 2.025 and this is 2.9906।
तो मेरे पास प्रिंसिपल पोर्शन आ गया, तो ओपनिंग बैलेंस इज 22.5 और प्रिंसिपल कितना रिपेमेंट का है 2.9906, तो व्हाट इज योर क्लोजिंग बैलेंस, ये आपके पास डी आ गया, तो दिस इज ए माइनस डी, ए माइनस डी कितना हो जाएगा 22.5 एंड दिस इज 19.5094, ये आपके पास एक साल का हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से आप चारों साल का कैलकुलेट कर देंगे और सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर। दिस इज 19.5094 into 9%. This is 1.756, and this is 5.0156 minus 1.756, and the principal part is 3.2595 minus 19.5094, and this is 16.2499. 16.2499, एक बार देख लेते हैं 1.756 माइनस 5.0156 6 आएगा, and this is your 8, this is your 8, 16.2498 into 9%, ठीक है, कितना हो गया 1.462, 5.0156 minus 1.462, and this is 3.5536 minus 16.2498, 12.6962 and 12.6962 into 9%, 1.143, 5.0156 minus 1.143, and this is 3.8726 minus 12.6962. This is 8.8236, 8.8236, ठीक है। तो ये आपके पास है, चेक कर लीजिए एक बार। तो हमारे जो काम की चीज़ है देख लो, इंटरेस्ट, ये सबसे पहले हमारे काम की चीज़ है, ये हमें काम आएगा अभी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है। तो वहां पर हमें डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी निकालना है, वो सब कैलकुलेशंस करनी है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेटमेंट, जो मेन पार्ट है इस क्वेश्चन का, स्टेटमेंट शोइंग द वैल्यू ऑफ इक्विटी, स्टेटमेंट शोइंग द वैल्यू ऑफ इक्विटी। टू 2013-14, 2014-15, 2015-16 एंड 2016-17, ऊपर लिख देना रुपीस करोड़, ठीक है। ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, इबिट दे रखा है, ऑलरेडी क्वेश्चन में आपके पास इबिट है, ठीक है, कर देंगे सर। तो दिस इज 48, 48, 57, 68 एंड 82, 68 एंड 82 करोड़। तो सबसे पहले क्या माइनस होगा, इंटरेस्ट एट द रेट 9% वाला, जो अभी हमने कैलकुलेट किया 2.025, 2.025, then we have 1.756, 1.756, 1.462, and the last one is 1.143, ठीक है, माइनस। अब क्या करना है, लोन पे जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट एट द रेट, कितना लोन है आपका, लोन पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, वो थ्रू आउट एक बार में पे होगा। द लोन इज रिपेबल इन वन गो एट द एंड ऑफ 8th ईयर, तो हमें सिर्फ इंटरेस्ट देना है इस पे
एंड दिस इज ऑफ 8%. कर देंगे कैलकुलेट. कितने का लोन है आपके पास? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोन? एंड दिस इज 160. 160 इंटू 8% एंड दिस इज योर 12.8. तो हर बार आपका इंटरेस्ट अमाउंट क्या रहेगा? सेम 12.8. 12.8. ठीक है सर. तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स. करेंगे कैलकुलेट सर. अर्निंग बिफोर टैक्स 48 minus 2.025 minus 12.8 and this is your 33.175. 57 minus 1.756 minus 12.8 and this is your 42.444. 68 minus 1.462 minus 12.8 and this is your 53.738 and 82 minus 1.143 minus 12.8 and this is your 68.057. ठीक है सर. तो ये मेरे पास क्या आ गया? अर्निंग बिफोर टैक्स. देन वी हैव अ टैक्स रेट ऑफ 35%. तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? पैट. कर देंगे सर. 33.175 इंटू 35% इज 11.611 माइनस 21.564. ठीक है. 42.444 इंटू 35% इंटू 35%. 14.855. 14.855 minus 27.589. 53.738 into 35% and this is 18.808 and this is 34.92 या 93 आ जाएगा सर. 68.057 into 35% and this is 23.820 and this is 44.237. ठीक है. तो ये मेरे पास पैट निकल के आ गया. अब वहां से क्या माइनस करना है? इक्विटी डिविडेंड. और उसने वो कह दिया है वो 12.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो जो बैलेंस बचेगा दिस इज वी विल बी ट्रांसफर टू रिजर्व्स एंड सरप्लस. ठीक है सर. तो कर देंगे 21.564 इंटू 12.5% एंड दिस इज 2.6955 minus 21.564 into 12.5% minus 18.8685. 27.589 into 12.5%. This is 3.4490 minus 24.1400. 34.93 into 12.5% and this is 4.366 and this is 30.564 and 44.237 into 12.5%, 5.530 and this is 38.707. तो ये मेरे पास निकल के आ गया. दिस इज योर रिजर्व्स एंड सरप्लस. दिस इज योर रिजर्व्स एंड सरप्लस. अब हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है. तो दिस इज बैलेंस फॉरवर्ड. तो यहां पर तो जीरो है. बैलेंस फॉरवर्ड तो यहां तो जीरो है. नेक्स्ट में अगली बार का जाएगा 18.8685 देन 40. अभी देखेंगे इसका टोटल भी तो करना है.
तो टोटल कितना हो गया 18.8685, ओपनिंग बैलेंस जीरो है, क्लोजिंग कितना आ गया 18.8685, फिर ओपनिंग बैलेंस पहुंच गया, क्लोजिंग बैलेंस देख लीजिए कितना आ जाएगा आपके पास, क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा 18.8685 प्लस 24.14, दिस इज 43.0085। ठीक है, क्लियर है। तो वी हैव ओपनिंग बैलेंस जीरो और ये आपके पास उस साल का था, तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया। बेसिकली दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, फिर ये ओपनिंग बन गया, तो क्लोजिंग कितना आ गया उस साल का, कितना है 24.14, तो क्लोजिंग कितना आ गया 4.0085, 43.0085, देन ओपनिंग बैलेंस इज 43.0085, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया प्लस 30.564, ये आपके पास ऐड हो जाएगा 73.5725, एंड ओपनिंग बैलेंस इज 73.5725 plus 38.707, and this is 112.2795. This is the value of reserves and surplus. Closing balance आपके पास हर साल का आ गया, साथ में वैल्यू ऑफ इक्विटी, इक्विटी की वैल्यू कितनी है देख लो सर, इक्विटी की वैल्यू कितनी है आपके पास, इक्विटी इज 82.50, ओपनिंग बैलेंस इज 82.50, तो मेरे पास टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल के आ जाए ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी तो सेम ही है हर साल 82.5 एंड 82.5, तो हर साल का मेरे पास क्या निकल के आ गया वैल्यू ऑफ इक्विटी, एंड यही तो इस क्वेश्चन की मेन डिमांड थी, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना और फिर बताना कि क्या वो 20% से ग्रो कर रहा है या नहीं। तो मुझे यहाँ पर CAGR कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा CAGR, तो देखेंगे सर अभी 18.8685 plus 82.5, this is 101.3685, 43.0085 plus 82.5, and this is 125.5085, 73.5725 plus 82.5, so this is the total value of equity plus reserves and surplus, so this is 156.0725 and 112.2795 plus 82.5, and this is 194.7795। ठीक है, तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका CAGR, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा CAGR, याद आ रहा है सर? तो मेरे पास देख लीजिए ओपनिंग में आपके पास ईयर जीरो पे कितना था 82.5, रीजन सरप्लस इज जीरो। ईयर 1 पे कितना है 101.3685, ईयर 2, 3 एंड 4, तो 2 पे कितना है 125.5085, 156.0725, and the last one is 194.7795। तो ईयर 0 पे वैल्यू ऑफ इक्विटी थी 82.5 और ईयर 1, 2, 3, 4 पे मैंने वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल ली है। नाउ आई वांट टू नो द CAGR, याद है CAGR कितना ग्रोथ आया है? ठीक है, याद है? तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस जी रेज टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो n कितना है 5 है, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू, व्हाट इज योर फ्यूचर वैल्यू एरी सर 194.7795, प्रेजेंट वैल्यू इज 82.5, दिस इज द बेस ईयर वैल्यू 82.5। तो डिविडेंड वैल्यूएशन जब हमने किया था, सिक्योरिटी वैल्यूएशन किया था, तो वहां पर हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ CAGR। तो बेस ईयर वैल्यू और जो फ्यूचर वैल्यू उसके बीच का क्या निकालना है CAGR निकालना है 1 प्लस जी एंड 5 माइनस 1, दिस इज 4। कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आपके सामने है सर। तो देखिए सर 194.7795 डिवाइड बाय 82.50, 1/4 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू जी। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, देख लो सर। तो ये 4 है आपके पास, तो 1/4 हो जाएगा और ये 1 यहाँ पर जाके -1 हो जाएगा, तो क्या निकल के आ जाएगा जी। एंड इफ इट इज मोर देन 20%,
तो वो सामने वाली पार्टी कंफर्टेबल है, जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो कंफर्टेबल है। ठीक है, तो कर देंगे जरा इसको कैलकुलेट, डिवाइड बाय 82.5 एंड दिस इज पावर 4, पावर 1/4 है, तो दिस इज डबल रूट कर देंगे। क्या कर देंगे? डबल रूट, -1। तो CAGR कितना आ जाएगा? 23.96%। तो दिस इज योर ग्रोथ रेट एंड दिस इज मोर देन 20%। तो लिख देंगे सर, द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट इज मोर देन 20%। दिस ग्रोथ रेट is higher than 20% as projected by मिस्टर स्मिथ। ठीक है, क्लियर है सर? तो कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, मोर देन 20% है। तो अब हमें देखना है कि वहां पर आपके पास सेकंड पार्ट उसका यही है क्वेश्चन का, whether to accept the demand of the venture capitalist of 18 share instead of 10 or not। ठीक है, तो वहां पर मैनेजमेंट के पास तो 60 करोड़ की कैपिटल थी, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 6 करोड़। तो अभी मुझे वेंचर कैपिटलिस्ट के देखना है कि अगर हम वारंट को कन्वर्ट कर देते हैं इक्विटी में, तो उसके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं और उसकी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितनी है। ठीक है, तो वी हैव टू फोकस ऑन परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। तो लिख लो, इफ द कंडीशन ऑफ venture capitalist when cap for 18 shares is accepted, अगर एक्सेप्ट कर ली, the expected shareholding pattern, shareholding after 4 years shall be as follows। shall be as follows। ठीक है, तो पहली बात, मेरा कितना है, मेरे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय मैनेजमेंट 60 करोड़ डिवाइड बाय 10, कितने करोड़ शेयर्स है? 6 करोड़। ठीक है, दूसरी तरफ दिस इज नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द वेंचर कैपिटलिस्ट, हेल्ड बाय वेनकैप। ऑलरेडी पहले से उसके पास है कितने? 22.5 एट द रेट ऑफ 10 each एंड दिस इज 2.25 करोड़। तो हमारे मैनेजमेंट के बाद 6 करोड़ है और उसके बाद 2.25 करोड़। बट अगर वहां पर वो वारंट कन्वर्ट कर रहा है, तो दिस इज नंबर ऑफ शेयर्स प्लस करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय वेनकैप आफ्टर 4 years from वारंट्स, फॉर्म वारंट्स कितने हैं सर? दिस इज योर वारंट 100 each, 22.5 डिवाइड बाय 100, और एक के बदले में उसको कितना मिल रहे हैं? 18। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो कितना हो गया? 22.5 डिवाइड बाय 100 इंटू 18 एंड दिस इज 4.05 करोड़ शेयर्स। तो टोटल होल्डिंग कितनी हो जाएगी वेंचर कैपिटलिस्ट की? आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी? दिस इज 4.05 एंड 2.25 एंड दिस इज योर 6.30 करोड़ शेयर्स। तो मैनेजमेंट के बाद 6 करोड़ है और वेंचर कैपिटलिस्ट के पास कितने हो जाएंगे? 6.30। क्या वो एक्सेप्ट करेगा? क्या मिस्टर स्मिथ एक्सेप्ट करेगा? नहीं सर, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो लिख देंगे, इट इज likely that
Mr. Smith may not accept this condition of when cap, as this may result in losing their majority ownership and control. This may result in losing their majority ownership and control. ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग. देख लीजिए यहाँ पर आपके पास बेसिकली यही तो कर रहे हैं हम. वहाँ पर वेंचर कैपिटलिस्ट यहाँ पर आपके पास क्या कर रहा है, मैनेजमेंट वहाँ पर बाय आउट कर रहा है, साथ में डेप्ट के साथ हम वहाँ पर बाय आउट कर रहे हैं. तो ये आपके पास पूरा कंडीशन था. वो कंडीशन हमें प्रूफ करनी थी कि वो 20% वाली कंडीशन, और साथ में हमें ये भी बताना थी क्या वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, क्या 10 वाली एक्सेप्ट कर लेगा. यस, वहां पर तो कम ही आएगा आपके पास. अगर आप चेक करेंगे 22.5 डिवाइड बाय 100 इंटू 10, तो वहां पर आएगा 2.25. 2.25 आए प्लस 2.25 तो कितना हो जाएगा, दिस इज 4.5. और उसके पास कितना है, 6 है, तो वो तो एक्सेप्ट कर लेगा, बट 18 शेयर्स की वाली एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उस दे आर लूजिंग देयर मेजोरिटी ऑनरशिप एंड कंट्रोल.